बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? सब बढ़िया चल रहा है। चलिए आज हम अपने डायपोल में आगे बढ़ते हैं, डायपोल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से, समय ना खराब करते हुए। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है, किसी डायपोल के कारण किसी भी पोजीशन पे, ब्रॉडर पोजीशन पे, इंटर्न पोजीशन पे, मतलब हर पोजीशन पे हमने निकाला था, है ना। तो अब आज हम बात करेंगे, आज पूरा का पूरा बात होगा, हमारी चर्चा होगा किस पर, टॉर्क के बारे में कि डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो टॉर्क कितना होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उस पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। तीन बातें आज करेंगे और तीनों बातें आज ही कर लेंगे। मेरा मोटो होगा कि इस लेक्चर को पूरा का पूरा आज ही खत्म कर लिया जाए, है ना। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आज ही इसको खत्म करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ माइंड बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड पर और पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बात अगर किया जाए कि मैं कहता हूं कि इफ, क्वेश्चन लिखिएगा, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे, उसके बाद क्या करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल is normal to radial direction, is normal to radial direction, then find out the direction of is normal, if net electric field due to dipole is normal from horizontal, from direction of dipole moment, ऐसे लिख लो, from the direction of dipole moment, from the direction of dipole moment। तो क्वेश्चन ये है कि find the direction of net electric field from radial direction, क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, कहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल के कारण क्या है, नॉर्मल है। किसके नॉर्मल है? डायपोल मोमेंट के नॉर्मल है। डायपोल मोमेंट का नॉर्मल है तो बताना ये है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन से मैं आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि अगर ये आपका डायपोल है, बहुत अच्छी बात है कि ये डायपोल है, और ये अगर डायपोल है तो डायपोल की किसी पोजीशन की अगर हम बात करें तो किसी भी पोजीशन इस पॉइंट पी पर अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था, है ना। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था तो ये आर क्या हो गया, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, यही हमारा रेडियल डायरेक्शन है, जो कि थोड़ा सा आगे बढ़ा दो समझने के लिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में, मतलब वहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर, ये क्या है, नॉर्मल है, मतलब ऐसे नॉर्मल ऐसे दिखा रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल है। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल डायरेक्शन से कितना एंगल होगा ये बताना है, मतलब ये फाई है, ये बताना है, फाई की वैल्यू बतानी है, मतलब रेडियल डायरेक्शन से फाई की वैल्यू बतानी है, फाई की वैल्यू क्या होगी। समझ गए क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताना यह है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, रेडियल डायरेक्शन मतलब फाई पूछा है, मतलब और क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब फाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर नहीं दे रखा है तो कुछ मान लिया करो ना, बिना माने क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, पहले मानो फिर जानो। तो ध्यान से अगर तुम देखो, ये अगर थीटा है तो बेटा इसको भी थीटा जो बोल सकता हूं मैं, सही है। तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई बराबर कितना, 90 डिग्री। देखिए आपको थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो बोला था, हॉरिजॉन्टल से कितना 90 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू बोलूं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस फाई, इक्वेशन नंबर 1। फिर एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि बेटा tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2,
पूरा का पूरा अपॉन रहेगा tan थीटा बाई 2। तो tan phi इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। थीटा क्या होता है? थीटा जो रेडियल डायरेक्शन डायपोल मोमेंट से जो एंगल बनाती थी वो थीटा होता था, यही होता था थीटा ना। और फाई क्या होता था? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन से जो एंगल बनाता था वो फाई होता था। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो फाई की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है और थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है 90 माइनस फाई, उठा के इसी में डाल दो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan फाई इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा बाय 2। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? फाई हो जाएगा यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? cot फाई। तो cot फाई बाय 2, cot नीचे आएगा, tan बाई cot कितना हो गया? tan स्क्वायर फाई बाय फाई इज इक्वल टू 1/2। अब अगर तुम देखो tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/2 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? इसकी वैल्यू हो जाने वाली है tan फाई इज इक्वल टू 1 में √2। और फाई की वैल्यू जब निकालोगे तो फाई की वैल्यू tan उधर कर दो, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू नहीं पता तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? tan इनवर्स 1/√2। देखा कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कुछ भी नहीं दे रखा लेकिन फिर भी फाई की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब एक चीज बोल दिया खाली कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है? नॉर्मल है डायपोल मोमेंट से, तो बताना ये है रेडियल डायरेक्शन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा था, ये वर्टिकल है, फाई पूछ रहा था। बस हमने इस फॉर्मूले का यूज किया जो हमने कल पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर जो पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर फिर आगे बढ़ता हूं। स्क्रीन पॉज करके नोट करो फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A dipole of dipole moment is placed at 0,0,0. Dipole moment P is placed 0,0,0. इसे P लिख के इसे पी जे कैप लिखे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। डायपोल मोमेंट पी जे कैप इज प्लेस्ड एट 0,0,0 मतलब ओरिजिन रखा गया है। एंड अनदर डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P by 2 J cap is placed at A,A,0. फाइंड आउट, तो बताना है फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A,0,0. बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टाइप। जल्दी लिखें फिर समझाता हूं क्वेश्चन लिखा क्या क्या है। हो गया? अच्छा, क्या बोला? अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पीजे कैप मतलब उसका डायपोल मोमेंट वाई डायरेक्शन में है, इज प्लेस्ड एट 0,0,0 मतलब ओरिजिन पे रखा हुआ है। मतलब ये आपका क्या है? कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। फिर क्या कह रहा है? इसका मैग्नीट्यूड डायपोल मोमेंट का कितना है? पी और डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ प्लस वाई एक्सिस की तरफ, मतलब डायपोल ऐसे रखा गया है। इसकी वैल्यू कितनी है? पी। एक डायपोल ऐसे रखा गया है। फिर क्या कह रहा है? अनदर डायपोल इज प्लेस्ड कितना? A,A,0 पर। A,A,0 मतलब x बराबर a, y बराबर a, मतलब एक्स वाई प्लेन रखा गया क्योंकि z की वैल्यू 0 है।
तो a,0 पे रखा गया है, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है p/2। मतलब अगर मैं इसको a कहूं और y एक्सिस पर अगर इसको a कहूं तो जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं रखा गया है, क्योंकि ये भी a होगा और ये भी a होगा, तो ये कितना होगा a,0 और डायपोल मोमेंट y डायरेक्शन में ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है इसका p/2 ऐसा रखा गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम एट a,0,0, मतलब y बराबर 0, z बराबर 0, लेकिन x बराबर a है, मतलब x एक्सिस में पूछ रहा है। यहां पर ये पॉइंट P है जहां पे आपको डायपोल मोमेंट निकालना है a,0,0। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? उम्दा टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में देगा, आपको फिगर खुद बनाना पड़ेगा, फिगर आपको दिया नहीं रहेगा, इसलिए ढंग से हर चीज अगर समझते हैं तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना? तो मैं तो समझा ही रहा हूं कैसे होगा, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं हर क्वेश्चन को ऐसे लिख लिख के आपको बताऊंगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालें और जोड़ दे, वेक्टोरियल आंसर आ जाएगा, है ना? कोई खास बात नहीं है, जो मैंने बताया था वही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। इन डाउन पोजीशन रहेगा तो डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, और ब्रॉड ऑन पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें, इस वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट क्या बन गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इस वाले डायपोल के लिए, तो ब्रॉड ऑन पोजीशन बन गया। अगर आप इस P पॉइंट को देखें तो P पॉइंट के लिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी कितना, E1, और इस E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन नीचे डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी, ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए KP/R3। KP/R3 यहां क्या लिखेंगे, KP/R कितना है, A3। अब आ जाओ इस डायपोल के लिए, इस डायपोल के अगर तुम ध्यान से देखो तो इसी डायरेक्शन में ये P पॉइंट है, इसी लाइन पर ही P पॉइंट है, मतलब ये क्या हो गया, इस डायपोल के लिए इन डाउन पोजीशन हो गया। और अगर इस डायपोल के लिए इन डाउन पोजीशन हो गया तो इसके लिए क्या लिखते हैं, 2KP/R3, और इसका डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन में होगा, मतलब E2। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2, उस E2 की वैल्यू कितनी होगी, उस E2 की वैल्यू डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन ही होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2Kp, लेकिन P कितना है, P/2 बाई कितना, R3 मतलब A3, यहां से लेके यहां तक A3। ध्यान से देखो तो 2 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी बची आपके पास, KP/A3। तो आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर KP/A3 है और नीचे भी KP/A3 है, ये और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और जैसे कैंसल आउट होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 0। बहुत ही अच्छे, आंसर 0 ही है इसका ना, इसका आंसर क्या है, 0 ही है। जल्दी कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कॉपी करें भाई फिर आगे बढ़ता हूं। लो भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ जी मिटा दो उसको, मिटा ही दूंगा मैं, पूछने वाली कौन सी खास बात है, ध्यान से उधर देखो। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, ये पॉइंट आपका रहा A, ये पॉइंट आपका रहा B, है ना? इसके सेंटर से आपको डिस्टेंस दे रखा है, ये सेंटर से डिस्टेंस देखा है B का A, और सेंटर से यहां का भी डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना है ये A। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका अगर डायपोल मोमेंट P है, P दे रखा है कि इसका डायपोल मोमेंट P है, अगर इसका डायपोल मोमेंट P है तो किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पार्टिकल को या किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को जिसकी वैल्यू कितनी है Q0 है, इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्कडन होगा, A से B तक ले जाने में, मतलब रिक्वायर्ड वर्कडन, क्या पूछा, रिक्वायर्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लो, एक्सटर्नल सोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, required work done by electrostatics to moving charge particle
फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो किसी भी पास से ले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो किसी भी पास से ले जा दो। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ए से बी तक ले जाने में कितना वर्कडन होगा, और हमने फॉर्मूला बताया था आपको वर्कडन का, वर्कडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू कितना होता है, वर्कडन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ये लिखवाया था ना। तो वर्कडन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू जिस चार्ज को ले जा रहे हैं Q नॉट V इनिशियल माइनस में V फाइनल। इस क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट क्या होगा A, और फाइनल पॉइंट क्या होगा B। तो अगर A और B पॉइंट का, क्योंकि चार्ज तो हमें पता ही है Q नॉट, अगर A और B पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पता चल जाए हमें काम चल जाएगा। और हम पोटेंशियल पढ़ के अभी आ रहे हैं कि किसी डायपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है Kp बाई आर स्क्वायर एंड ऑन पोजिशन में, प्लस चार्ज के पास प्लस पोटेंशियल, माइनस चार्ज के पास माइनस पोटेंशियल। तो कुछ नहीं करना है, उठा के रख देना है। कितना आ जाएगा, वर्कडन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू Q नॉट VA। ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास है तो क्या लिखेंगे, माइनस में Kp बाई आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी पॉइंट पे प्लस आएगा, Kp बाई ए स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 2 Kp बाई ए स्क्वायर, मतलब वर्कडन मिला तुम्हें माइनस में के क्यू नॉट पी अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्कडन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाई एक्सटर्नल सोर्स पूछता तो, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण है ना, तो वर्कडन बाई एक्सटर्नल सोर्स क्या लिखते हैं, माइनस में वर्कडन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिखाया था वर्कडन कराते समय। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर वो वीडियो देखिए, बहुत यूजफुल है आपके लिए कि कैसे वर्कडन निकाला जाता है, इसके पहले वाले लेक्चर में, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो वर्कडन बाई एक्सटर्नल सोर्स इक्वल इतना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू नॉट पी बाई ए स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, तो कोई खास बात नहीं, जल्दी से करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा और ये लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। क्वेश्चन ये है कि एक डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है P, है ना। तो इसका मतलब यहां नेगेटिव चार्ज होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस चार्ज से आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है, आपको डायपोल मोमेंट सीधा सीधा दे रखा है और कह रहा है कि इसके सेंटर से एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। दोनों का पोजीशन कितना है R, ये आपको दे रखा है 37 डिग्री और ये आपको दे रखा है 53 डिग्री। अब इसका मतलब यहां पे 37, 53 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां पे फिर से बता देता हूं आपको, tan 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 37 इज इक्वल टू होती है 3/4 और 3, 4, 5, या ऐसे में ट्रायंगल बना देता हूं, लो डायरेक्ट में ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं। यह 37 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 53। तो सभी की वैल्यू पता चल गई, tan की भी वैल्यू पता चल गई, tan 37, tan 53, cos 37, sin 53, sin 37, सबकी वैल्यू पता चल गई, है ना। तो इस ट्रायंगल में ये आप ट्रायंगल याद रखिएगा कि 37 के सामने वाला क्या होगा, 37 के सामने वाला 3 और ये आपका 4, फिर ये बड़ी वाली साइड क्या होगी 5, 3, 4, 5, है ना। 3, 4, 5 याद रखिएगा, सबकी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वर्क डन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल Q नॉट फ्रॉम A टू B, है ना, बाय दिस पाथ एंड बाय दिस पाथ। तो किसी भी पाथ से जाओगे वर्क डन सेम आने वाला है, पहला क्वेश्चन, है ना। कि पहला आंसर क्या है कि किसी पाथ से जाओ तो वर्क डन सेम आने वाला है, लेकिन क्या आने वाला है, उस वर्क डन की वैल्यू क्या लिखोगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिखा जाएगा। चार्ज जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं V इनिशियल माइनस में V फाइनल, मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट B। अगर मुझे A पॉइंट पोटेंशियल और B पॉइंट पोटेंशियल पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, इतने से काम होने वाला है ना। तो A पॉइंट पोटेंशियल B पॉइंट पोटेंशियल निकालना सिखाया हूं भाई। पोटेंशियल किसी भी एंगल पे कितना होता है,
केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और थीटा कौन सा, थीटा कौन सा, फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल ऐसे लेते हैं, है ना। यहां से समझ लो थीटा छोटा वाला, क्या चीज, थीटा छोटा वाला, जो छोटा वाला एंगल होगा वो छोटा वाला लेंगे, प्लस पॉजिटिव के पास होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के पास होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल। अच्छा पॉजिटिव था क्या, सॉरी। तो ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट पॉजिटिव के पास है, यहां पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और ये बी पॉइंट नेगेटिव के पास है तो यहां पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल एट दी पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के पी कॉस में 37 आने वाला है छोटा वाला एंगल, अपॉन में आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एट दी पॉइंट बी क्या आने वाला है, माइनस पहले लगा दो क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास है, और छोटा वाला एंगल ले लो, कितना हो जाएगा, के पी कॉस में 53 अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों वैल्यू उठा उठा के इसमें डाल दो आंसर। तो क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल आपको दिया हुआ था, क्या कह रहा था, फाइंड आउट दी वर्कडन ऑन क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल टू मूविंग फ्रॉम ए टू बी वाया 3 पाथ, तीनों पाथ से यही वर्कडन आएगा जो आप निकालेंगे यहां सॉल्व करके, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, है ना। मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए और ढंग से उसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर जल्दी जल्दी अपनी कहानी को बढ़ाते हैं, हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग क्या रहेगा, टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन डायपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो आपको ऐसे दे रखा है कि मान लेते हैं कोई हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एट ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन सेम होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। अच्छा अगर हम बात करें कि अगर हमारा डायपोल है, डायपोल रखा हुआ है, इस डायपोल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, ध्यान से अगर तुम देखो तो ये डायपोल है, इसका वैल्यू कितना है, पॉजिटिव, और इसका चार्ज का वैल्यू कितना है, नेगेटिव। तो ये चार्ज कितना हो गया, Q, और ये चार्ज कितना हो गया, माइनस Q। सही है, ये माइनस Q हो गया, ये प्लस Q हो गया, इनके बीच का सेपरेशन क्या ले लो, इनके बीच का सेपरेशन D ले लो। चलो इनके बीच का सेपरेशन क्या ले लिया गया, D ले लिया गया। अगर इनके बीच का सेपरेशन D ले लिया गया, जो कि एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं, और अगर ये एंगल थीटा बना रहे हैं तो ये पूरा का पूरा लाइन भी क्या बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा। ये पूरा पूरा लाइन कितना बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इस डायपोल पर फोर्स लगेगा, तो आंसर है क्या, हाँ फोर्स लगेगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, जिसके कारण पूरे के पूरे डायपोल पे फोर्स लगेगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन ये कुछ इस टाइप से, एफ ई बराबर क्यू इंटू में ई। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, ये भी होगा एफ ई बराबर क्यू इंटू में ई, क्योंकि माइनस साइन तो डायरेक्शन बता दिया, माइनस चार्ज है ना। तो बहुत अच्छे से देखो तो इस डायपोल में फोर्स लग रहा है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हुआ, लेकिन इन दोनों फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है। आप सोचोगे सर नेट फोर्स 0 हुआ तो कैसे ये घुमा रहा है, घुमाएगा भाई। जैसे मैं आपको कहूं कि यहां से 10 न्यूटन से मेरे इस हाथ को खींचो, इधर से मेरे 10 न्यूटन के हाथ को खींचो, तो इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, नेट फोर्स तो 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर। क्यों नहीं फर्क पड़ा भाई? तो लोगों ने कहा कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है 100 न्यूटन इधर कर लो, 100 न्यूटन इधर कर लो, अब देखिए मजा आता है कि नहीं। हाथ उखड़ जाएगा भाई। कहोगे सर 100 न्यूटन नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन अब भाई साहब इस हाथ पे आपने तो 100 न्यूटन इधर लगाया ना, इस हाथ पे भी 100 न्यूटन इधर लगाया ना, तो इधर 100 न्यूटन इधर 100 न्यूटन, नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन तुमने फोर्स तो लगा दिया एक साइड में, इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये मेरा हाथ उखड़ जाएगा, टूट जाएगा मेरा हाथ। तो मेरी बात, तो नेट फोर्स 0 किसी बॉडी पे लग रहा है, इसका मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके इंटरनल बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गलत बात है। हाँ एक्सटर्नली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंटरनल बॉडी पर, पूरे इंटरनल बॉडी में फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से अगर आप देखें नेट फोर्स 0 है तो इस फोर्स का भी इफेक्ट आएगा, इस फोर्स का भी इफेक्ट आएगा, और ये ऐसे ऐसे लग रहा है तो ऐसे घुमाएगा। समझ आ रही बात? तो कैसे घुमा रहा है ये जो फोर्स है वो डायपोल को ऐसे घुमाना चाह रहा है।
अगर डायपोल को ऐसे घुमाना चाह रहा है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि अगर किसी भी सिस्टम में नेट फोर्स 0 हो जाए तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालते हो तो सेम आता है। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दूं और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दूं या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दूं, तीनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आएगा। तीनों पॉइंट के अबाउट क्या आएगा? टॉर्क सेम आएगा। और अगर तीनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आएगा तो अलग अलग बुकों में कोई यहां से टॉर्क निकालता है, कोई यहां से टॉर्क निकालता है, और जब किताब पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बुक को प्रेफर करें, सेंटर के अबाउट निकाले या फिर इसके अबाउट निकाले। भाई साहब टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए सेम आएगा। मैं किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहता हूं, मैं इसे समझ में आएगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो टॉर्क निकालना चाहता हूं, टॉर्क ऑन दी डायपोल, टॉर्क ऑन दी डायपोल मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहता हूं। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देता हूं मैं, ये ए, ये पॉइंट क्या था? सी, ये पॉइंट क्या था? बी। चलो टॉर्क अबाउट दी पॉइंट ए, अगर टॉर्क अबाउट दी पॉइंट ए निकाल रहा हूं तो ये पॉइंट पे ही फोर्स लग रहा है, तो इसका भी टॉर्क काउंट नहीं करेंगे, तो इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा, सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? सिर्फ इसका टॉर्क आएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो सिर्फ इसका टॉर्क आएगा, घूम रहा है ऐसे, डायरेक्शन किधर है? अंदर। कैसे सर? डायरेक्शन अंदर है, देख रहे हो ऐसे घुमाएगा ना, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो इस पॉइंट से इस फोर्स का पोजीशन कितना है? डी, जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा। और ये अगर इसको बाहर फैला दो, बाहर की तरफ दौड़ा दो, तो ध्यान से अगर तुम देखो आर क्रॉस एफ, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ होता है ना, तो आर से लेके एफ तक ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। हाथ को ऐसे घुमाओ, हाथ को ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा तुम्हारे अंदर जाएगा, मतलब टॉर्क अंदर होगा, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन अंदर होगा, टॉर्क का डायरेक्शन अंदर हुआ, बहुत मजा आ गया। अब बहुत अच्छे से देखो तो ये थीटा एंगल हो गया, है ना। तो वैल्यू कितनी होती थी? आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। आर कितना है? डी, एफ कितना है? क्यूई, और दोनों के बीच का एंगल, आर और एफ के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, लेकिन टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डी इंटू एफई, एफई मतलब कितना? क्यूई इंटू में साइन थीटा। सर ये वाला क्यों नहीं लिए सर? इसका टॉर्क नहीं आएगा क्या? इस पॉइंट के अबाउट निकालेगा तो नहीं आएगा, अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालेगा तो दोनों का आएगा। लेकिन जब इस पॉइंट के अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आता है तो यहीं से निकाल दो ना, एक का तो जीरो कर दिया तुमने, वहीं से निकाल दो। तुम चाहो तो सी पॉइंट के अबाउट भी निकालोगे तो जितना भी आएगा उतना तब भी आएगा, मैंने करके दिखाया था आपको पिछले लेक्चर में। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? टाउ बराबर, अगर लिखने का मन है तो थोड़ा से और अच्छे से लिख दो, और अच्छे से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू इंटू में डी इंटू में ई इंटू में साइन थीटा। बताओ बेटा चार्ज इंटू में सेपरेशन क्या होता है? डायपोल मोमेंट हुआ ना, डायपोल मोमेंट। चार्ज इंटू सेपरेशन डायपोल मोमेंट होता है, तो टाउ बराबर क्या हो गया? पीई साइन थीटा। टाउ बराबर कितना हो गया? पीई साइन थीटा। अच्छा टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख दो इसको। कैसे लिखोगे इसको वेक्टर फॉर्म में? क्या वेक्टर होगा? ध्यान से देखो, पी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ई क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन के साथ साइन थीटा। इसका मतलब पक्का है कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये तो पक्का है कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई लिखूं या टाउ वेक्टर बराबर ई क्रॉस पी लिखूं, क्योंकि दोनों भी हो सकता है। अगर मैं ई पहले लिख देता, पी बाद में लिख देता है, ई पी साइन थीटा, तो ई क्रॉस पी लिखते। अगर मैं पी और ई पहले पी लिखता, ई बाद में लिखता, तो पी क्रॉस ई लिखते। तो होगा क्या? इनमें से कोई एक ही सही है, और मैं बताता हूं ये गलत है। ई क्रॉस पी नहीं हो सकता, पी क्रॉस ई ही होगा। टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई होगा। समझ में आया? मैं तुम्हारा थोड़ा दिमाग चेक कर रहा था कि तुम दिमाग दौड़ा पा रहे हो कि नहीं। सोच के देखो, अगर पी साइन थीटा लिखा है तो मैं से ईपी साइन थीटा भी तो लिख सकता हूं, लेकिन जब पी साइन थीटा लिखूंगा तो पी क्रॉस ही लिखूंगा, और ईपी साइन थीटा लिखा रहेगा तो ई क्रॉस पी रहेगा। लेकिन ई क्रॉस पी गलत है, पी क्रॉस ई ही सही है। क्यों सही है? ध्यान से देखो, क्योंकि अगर हम पी क्रॉस ई करते हैं तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू कहां से कहां तक निकलेगी? पी से लेके ई तक, ई के डायरेक्शन में घुमाएंगे। ध्यान से देखो, पी का डायरेक्शन होता है, फिगर गंदा हो गया है, फिगर गंदा हो गया, मैं आपको समझाता हूं। आप इसे पॉज करके उतारिएगा, है ना, मैं आपको फिर से दोबारा दिखाता हूं। फिगर गंदा हो गया है, दोबारा दिखाता हूं।
नेगेटिव चार्ज आपका ये था, पॉजिटिव चार्ज आपका ये था, P का डायरेक्शन आपका क्या था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे। और हमने फोर्स से जज किया कि टॉर्क का डायरेक्शन अंदर होगा, ये टाउ का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा आपका ये है। तो अगर ये सही है तो E क्रॉस P से टाउ का डायरेक्शन आना चाहिए, और अगर ये सही है तो P क्रॉस E से टाउ का डायरेक्शन आना चाहिए। दोनों से चेक कर लेते हैं, E क्रॉस P से पहले चेक करते हैं। तो E का डायरेक्शन इधर, P का डायरेक्शन उधर, तो E और P दोनों का डायरेक्शन इधर है। तो ध्यान से अगर आप देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो E और ये P और इनके बीच का एंगल थीटा। तो अगर E क्रॉस P करते हैं तो E से लेके P तक घुमाओ, E से लेके P तक घुमाओ एंगल को। जैसे ये एंगल को E से लेके P तक घुमाते हो, मतलब ये कैसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। तो राइट हैंड को घुमाओ, अपने राइट हैंड को उंगली को घुमाओगे तो E क्रॉस P किधर आ रहा है, बाहर। और E क्रॉस P बाहर आ रहा है तो इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन बाहर होना चाहिए। लेकिन असलियत में तो हमने तो निकाला है अंदर होता है, फोर्स से। हमने तो क्या निकाला, अंदर होता है, जज करके निकाला है। अगर जज करके हमने अंदर निकाला, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। P क्रॉस E से देख लो, P का डायरेक्शन इधर, E का डायरेक्शन इधर, P से लेके E तक घुमाओ। और जैसे ही P से लेके E तक घुमाओगे मतलब कैसे घूम रहा है, ये हमारा ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अपनी उंगली को घुमा दो, किधर आ गया, अंदर। अंदर आ गया मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है। इसलिए टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E होगा, E क्रॉस P नहीं होगा, है ना। आपने दिमाग नहीं लगाया होगा, लेकिन मैं आपको समझा दिया। देखो ये ऐसा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल को रख देंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE sin थीटा, है ना। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट, कह सकते हो डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीजें होती हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो टाउ वेक्टर हमने क्या पढ़ा, टाउ वेक्टर बराबर हमने पढ़ा बेटा कि अगर कोई वही डायपोल अगर रखा हुआ होता है, उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस E वेक्टर होता है। जिसकी वैल्यू हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखेंगे, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे PE sin थीटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो PE sin थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना। क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेपरेशन के डायरेक्शन में ही होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, जो दो चार्ज के बीच में। तो दोनों को ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं। तो टाउ बराबर PE sin थीटा, ये ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो टाउ किस पे डिपेंड कर गया, थीटा पे डिपेंड कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहने दें और P की वैल्यू नहीं बदलने दिया जाए, मतलब उसी डायपोल की बात किया जाए, तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग टॉर्क होगा, अलग अलग एंगल पे अलग अलग टॉर्क लगेगा। मतलब टाउ डिपेंड्स ऑन थीटा, टाउ डिपेंड्स ऑन थीटा, एंगल पे डिपेंड कर जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, टाउ बिकम मैक्सिमम व्हेन कब, जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कब, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। मतलब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री कर दिया जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। यही तो मतलब है थीटा बराबर 90 का। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब कि अगर डायपोल आपका ऐसे रखा गया है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो यहां पे जो लगने वाला टॉर्क होगा मैक्सिमम होगा। या फिर अगर डायपोल आपका ऐसे रखा गया है, यहां पर निगेटिव ऊपर पॉजिटिव ऊपर, तो यहां भी टॉर्क 90 डिग्री बना रहा है, सॉरी यहां भी एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। और उस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, मतलब P इंटू में E। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। कब होगा, जब इसका ओरिएंटेशन इस टाइप से होगा, मतलब जब डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगा। दूसरी चीज,
यहां से डायपोल मोमेंट का एक डेफिनेशन और डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? डायपोल मोमेंट P कहते हैं, डायपोल मोमेंट P बराबर क्या हो गया? P बराबर हो गया टाउ मैक्सिमम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो डायपोल मोमेंट P बराबर टाउ मैक्सिमम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर E की वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर बेटा रख दो तो P बराबर किसके बराबर हो जाएगा? P मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा। मतलब डायपोल मोमेंट का दूसरा डेफिनेशन क्या बना कि डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, या डायपोल मोमेंट मे बी डिफाइंड एज मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया जा सकता है? दूसरे वर्ड में कि डायपोल मोमेंट मे बी डिफाइंड एज मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो ये चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीज, मिनिमम टॉर्क कब होगा? टॉर्क मिनिमम कब होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मिनिमम टॉर्क के लिए। व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अब आपको सोचना है कि टॉर्क मिनिमम कब होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू -1, तो ये जब मिनिमम होगा इसका मतलब ये टाउ मिनिमम होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टाउ बराबर -PE, -P। मिनिमम टॉर्क क्या हो गया? -P। नहीं, -P नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है यहां पर, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहां पर। क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर टाउ -PE आ जाता है इसका मतलब क्या है? अगर टाउ बराबर +P है और टाउ बराबर -P है तो इसका मतलब क्या है कि प्लस माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो नहीं है। तो मिनिमम कहां होगा? वो तो नहीं आ गया, मैक्सिमम के बराबर ही। तो समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर मैं बोलूं ये टाउ बराबर 10 न्यूटन मीटर, टाउ की वैल्यू 10 है और टाउ की वैल्यू -10 है, तो 10 का मतलब जिस डायरेक्शन में वो है और -10 का मतलब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर 10 यूनिट का अगर टॉर्क अगर अंदर लग रहा है तो -10 में बोलूंगा तो इसका मतलब बाहर लग रहा है वो, लेकिन लग रहा है 10 ही, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कहां कम ज्यादा हुआ? उतना ही रहा भाई, है ना। तो वेक्टर के केस में थोड़ा सोचते हैं। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 रख दूंगा तो -PE आ जाएगा, तो इसी के बराबर ही आ गया, इसी के बराबर आ गया। तो मिनिमम क्या हुआ सर? मिनिमम 0, कम से कम 0 ही हो सकता है। तो टॉर्क की वैल्यू जो हो सकती है कम से कम 0, क्योंकि अगर माइनस हो गया इसका मतलब डायरेक्शन बदल गया, है ना। माइनस हो गया तो इसका मतलब डायरेक्शन बदल गया। इसका मतलब टॉर्क की कम से कम वैल्यू क्या, मतलब वेक्टर क्वांटिटी की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 सीधा सीधा। ऐसे सोचो, दो चीज गार्ड बांध दो कि अगर कोई स्क्वायर आ गया, अगर कोई स्क्वायर क्वांटिटी है तो स्क्वायर क्वांटिटी की कम से कम वैल्यू क्या होती है? 0। और वेक्टर क्वांटिटी की कम से कम वैल्यू क्या होती है? 0। वेक्टर क्वांटिटी की नेगेटिव कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव अगर आ गया तो वो डायरेक्शन को बताएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब ये 0 कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 0 और ये कब होती है? थीटा बराबर 0 या फिर थीटा बराबर 180 पर। अगर थीटा बराबर 0 हो या फिर थीटा बराबर 180 हो तब टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मिनिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? मिनिमम टॉर्क इज इक्वल टू तुम्हारा लगा 0। कहने का मतलब कि कैसे रखा हुआ होगा, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल मोमेंट या तो ऐसे रखा हुआ होगा या तो ऐसे रखा हुआ होगा आपका डायपोल। मतलब जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डायपोल को पैरेलली रख दिया जाए या फिर एंटी पैरेलली रख दिया जाए तो ऐसा केस बनेगा, है ना। तो ये हमारा निगेटिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया, ये केस। तो यहां क्या बन गया? नेट टॉर्क 0। ठीक है, इतनी चीज कॉपी करें, स्क्रीन पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अब किसी भी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दो तो नेट फोर्स हमेशा 0 ही रहता है, चाहे जैसे ही रख दो। लेकिन टॉर्क 0 कब होता है? जब डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हो या पैरेलल, मतलब जब थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री, मतलब टॉर्क भी 0 हो जाएगा। मतलब कि इफ
नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है, हमने पढ़ा है रोटेशन में, तो सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज सेड टू बी, तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रख दिया जाए तो पक्का है वो नेट फोर्स 0 आना ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं और उसको फोर्स जो लगेगा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट हो जाता है, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाता है। लेकिन नेट टॉर्क 0 कब होता है, नेट टॉर्क 0 तब होता है जब थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब पैरेलल में रखा हो डायपोल, या फिर एंटी पैरेलल में, तो टॉर्क भी 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों केस क्या होते हैं, ये दोनों केस हमारे इक्विलिब्रियम के केस हो जाते हैं। ये दोनों केस हमारे किसके होते हैं, ये दोनों ही केस हमारे इक्विलिब्रियम के केस हो जाते हैं। मतलब दो केस मैं आपको अलग अलग बना रहा हूं। अब मैं आपको दोनों केस आपको अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। मतलब ये हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा डायपोल रखा गया है इसके अंदर इस तरीके से। तो डायपोल अगर इस तरीके से रखा गया है तो यहां थीटा बराबर क्या हो गया, यहां थीटा बराबर 0 हो गया, थीटा बराबर 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, और नेट टॉर्क क्या हो गया इस पर 0, और फोर्स तो 0 था ही पहले, फोर्स तो 0 था ही पहले। तो अगर आप बनाना चाहें तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं। तो इसका मतलब दिस डायपोल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो और इसमें जो डायपोल हो, डायपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हो, अगर डायपोल ऑपोजिट डायरेक्शन रखा हो, इसका मतलब थीटा बराबर बेटा, थीटा बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डायपोल मूवमेंट, और 180 डिग्री इसका मतलब क्या हुआ, नेट टॉर्क 0 हो गया, नेट टॉर्क 0 हो गया, तो नेट टॉर्क 0 और नेट फोर्स तो 0 था ही, नेट फोर्स तो हमारा क्या था 0 था। चाहो तो यहां भी बना सकते हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों ही डायपोल किस में आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं ना, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से आपको ये बताना है कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स के केस में अनस्टेबल स्टेबल की बातें मैंने की थी, वहां समझाया था अच्छे से कि कब स्टेबल होता है कब अनस्टेबल होता है ना। तो आपको बताना है कि दोनों इक्विलिब्रियम तो हैं, दोनों इक्विलिब्रियम तो हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम में 3 टाइप होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल तो खैर है नहीं, छोड़ो उसको न्यूट्रल को, है ना। मैं पूछ रहा हूं स्टेबल अनस्टेबल इन दोनों में से कौन सा है, स्टेबल और अनस्टेबल इन दोनों में से कौन सा है। तो मैं बता रहा हूं कि ये वाला जो केस है दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे सर, पहचानने का तरीका देखो। स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि जब आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पता करना है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पता करने का क्या मतलब होता है कि आप पार्टिकल को पहले हिलाओ तभी तो पता कर पाओगे इक्विलिब्रियम कैसा है, इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। बिना पार्टिकल को हिलाए आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पार्टिकल रखा है तो कैसे बताएंगे भाई वो, क्योंकि अगर 3 पार्टिकल रखे या 2 पार्टिकल रखा है, दोनों पे नेट फोर्स 0 है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि वो स्टेबल है अनस्टेबल है। हाँ ये बता सकते हैं नेट फोर्स 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल को हिलाना पड़ेगा, पार्टिकल को पहले थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, है ना। तो फर्स्ट वर्क क्या होगा हमारा, फर्स्ट वर्क हमारा होगा आवर फर्स्ट वर्क कि टू डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल या टू डिस्प्लेस द पार्टिकल, पार्टिकल को डिस्प्लेस करो, पार्टिकल अपनी जगह वापस आए, है ना, अपने पाथ को रिगेन करे, रिट्रेस करे, तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर पार्टिकल अपनी जगह वापस ना आए, अपने पाथ को रिट्रेस ना करके दूसरी जगह चला जाए, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यही केस था, ध्यान से देखो। इस डायपोल को क्या करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो किसी एंगल पर। तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, अगर एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया तो हमें पता है कि जैसे घुमा के छोड़ेंगे इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, क्या करेगा घुमा के वापस लेके आएगा, मतलब वापस चला आएगा इधर,
ये घूमेगा ऐसे। अगर घूम के वापस आया अपनी जगह, अगर घूम के अपनी जगह वापस आया, इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां देख लो, पार्टिकल को घुमाओ, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स इधर लगेगा, सॉरी निगेटिव टू पॉजिटिव एक ही चीज बना दिया ना मैं, ये एंटी पैरेलल कहां बना? ये सॉरी, यहां निगेटिव चार्ज होगा, सॉरी 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 सॉरी, हटाओ, है ना? यहां निगेटिव होगा ना, यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव। अगर अपोजिट में है तो ऐसा होगा ना। तो इसको ऐसे घुमाओ, अगर ऐसे इसको घुमाएगा तो यहां क्या होगा? निगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा और यहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो ये वापस अपनी जगह वापस नहीं गया, ये दूसरी जगह वापस आ गया। ये दूसरी जगह क्या कर लिया? वापस आ गया। दूसरी जगह वापस आ गया मतलब ये घूम के इधर आ जाएगा, ये घूम के उधर आ जाएगा। अगर ये घूम के इधर आ गया, ये घूम के उधर चला गया, मतलब दूसरे पोजीशन को, दूसरे ओरिएंटेशन को ले लिया, इसका मतलब अपनी जगह वापस नहीं आया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जब कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है, तब वहां ऑसिलेशन की बात आ जाती है। क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही ना कि अपने पाथ को रिट्रेस करे। सोच के देखो, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे पता चला? पार्टिकल को हिलाओ और छोड़ दो, पार्टिकल को हिला के छोड़ दोगे तो पार्टिकल दोबारा वापस आएगा, यहां पहुंचेगा तो इसके पास कुछ रफ्तार होगी, उस रफ्तार की वजह से फिर दोबारा वापस ऊपर जाएगा, फिर दोबारा वापस ऊपर जाएगा तो फिर ये नीचे आएगा तो हमेशा के लिए ऐसे 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 कर रहा है। अगर ऐसे 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 कर रहा है मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑसिलेशन है ना बेटा। अगर हमारा ये ऑसिलेशन है, इसका मतलब ये कि अगर ये ऑसिलेशन कर रहा है तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? हमारा धर्म होगा कि हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये कि डायपोल के केस में भी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। कब? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब। तो इसका मतलब इस केस में आपका टाइम पीरियड का सवाल बन सकता है। तो एनसीईआरटी में है भी, एक सवाल आपको दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं उसी टॉपिक को, है ना। उसी टॉपिक को मैं आपको समझा देता हूं। तो इससे पहले जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ डायपोल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए बात करते हैं। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है E, जो कि कांस्टेंट है ना। अगर किसी डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से, मतलब ये डायपोल पहले कैसे रखा हुआ था? ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको ऐसे घुमाकर छोड़ दिया, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से इसको डिस्प्लेस्ड किया फॉर स्मॉल एंगल थीटा। मैं स्मॉल क्यों बोल रहा हूं ये पता चल जाएगा। फॉर स्मॉल एंगल थीटा मैं इसको घुमाता हूं और घुमा के जब छोड़ देता हूं तो हमें क्या पता है कि इस पर टॉर्क लगता है जो कि इसको रिट्रेस करता है, इसको ब्रिंग करता है, अपने डायरेक्शन में लाता है दोबारा। तो ध्यान से देखो, तो मैं इसको जैसे ही क्या करता हूं, इस डायपोल को जैसे ही घुमा के छोड़ देता हूं, मैं घुमा तो रहा था इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, मतलब थीटा मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर था? मेरे थीटा किधर था? थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर था? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर। अगर मैं बाहर वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूं तो अंदर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जैसे ही मैंने उसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और घुमा के जैसे एंगल थीटा पे छोड़ दिया, वैसे टॉर्क लग गया। जो टॉर्क क्या करेगा? इसको वापस लेके आएगा और टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर। तो टॉर्क क्या हो गया? नेगेटिव। तो टॉर्क की वैल्यू इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पे क्या लिखेंगे? इस पोजीशन पे टॉर्क बराबर हो जाएगा माइनस में पी ई साइन थीटा, विद डायरेक्शन लिख रहा हूं। माइनस क्यों लिखा समझ आया? मैग्नीट्यूड तो पी साइन थीटा ही होती है, लेकिन माइनस क्यों लिखा? क्योंकि मैं घुमाया था ऐसे और छोड़ दिया तो वापस आ गया। क्योंकि जैसे हम किसी पार्टिकल के एसएचएम की अगर बात करते हैं तो पार्टिकल को अगर पहले क्या करते हैं? हिलाते हैं।
किसी एक्स पोजीशन पे जब हिलाते हैं तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होता है ना, ये डायरेक्शन हमारा क्या होता है पॉजिटिव। जैसे फोर्स लगता है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगता है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगता है तो फोर्स की वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड कितनी होती है kx। अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड kx होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण लिखते हैं ना माइनस kx, तो वो जो पहले निकाला p sin थीटा वो तो वैल्यू निकाला मैंने, वो तो वैल्यू मैंने निकाला, उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन विद डायरेक्शन अगर हम एसएचएम देख रहे हैं तो इसका क्वेश्चन में एसएचएम देख रहे हैं तो विद डायरेक्शन लिखेंगे ना माइनस। तो माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि वो अंदर, मतलब थीटा का डायरेक्शन बाहर, जिस डायरेक्शन मैंने घुमाया डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरे जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है हमारा टॉर्क है, और टॉर्क है तो टॉर्क की वैल्यू माइनस पीई साइन थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब थीटा बहुत ही क्या है, स्मॉल लिया गया है, थीटा बहुत बड़ा नहीं लिया गया, ऐसा नहीं लिया गया 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, थीटा बहुत स्मॉल, 1 डिग्री, हाफ डिग्री, 2 डिग्री, बहुत ज्यादा उड़ के ले ले तो इतना छोटा एंगल लिया जाएगा। अगर इतना छोटा एंगल लिया जाएगा तो मैथ में बेटा बताते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है उस दिन, थीटा हो जाती है। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, या फिर tan थीटा भी लिखते हैं, मैं लिख देता हूं, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है और थीटा की वैल्यू tan थीटा के भी बराबर होती है। मतलब साइन थीटा, tan थीटा और थीटा तीनों सेम होते हैं। लेकिन cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू 1 होती है ना। अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो, लेकिन बायो के अगर होंगे तो आप इसे याद करके रखेंगे, अगर जरूरत आएगी तो कहीं मैं समझाऊंगा। थीटा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो मैथ वाले समझ सकते हैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, थीटा की वैल्यू tan थीटा, मैथ वाले समझ सकते हैं। लेकिन बायो वाले के लिए ये आप क्या करें, आप दिमाग में रखें, आपको बाद में फिर से बताया जाएगा कि कैसे ये आता है ना। वैसे आप दिमाग में रखेंगे, अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा, थीटा कितना स्मॉल, 1 डिग्री 2 डिग्री इतना स्मॉल है ना। अगर थीटा स्मॉल होगा तो थीटा साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा बराबर tan थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1। लेकिन यहाँ में साइन थीटा की जरूरत है, ध्यान से अगर तुम देखो तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, टाउ बराबर बेटा माइनस में पी ई इंटू में कितना हो गया थीटा। तो क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये, दिस सिस्टम एग्जीक्यूट एसएचएम, दिस सिस्टम एग्जीक्यूट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पहचानने का तरीका क्या था, अगर किसी पार्टिकल लगने वाला फोर्स माइनस में सम कांस्टेंट इनटू एक्स हो जाता है, मतलब अगर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के जस्ट ऑपोजिट होता है तो हम बोलते हैं वो पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम। लेकिन इस टाइप के एसएचएम को बोलते हैं लीनियर एसएचएम। लेकिन अगर पार्टिकल घूमने लगे तो, मतलब घूमते हुए एसएचएम करे तो मतलब ऐसे 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 रोटेट कर रहा है ना, अगर ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंगुलर एसएचएम। और एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, जो काम फोर्स का वो टॉर्क का, जो काम एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो काम एंगुलर डिस्प्लेसमेट का। तो ध्यान से अगर तुम देखो, फॉर एंगुलर एसएचएम के लिए फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा अगर चीजें घूमने लगेंगी तो, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब एक्स की जगह पे थीटा। तो वही चीज यहां पे था कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस tan थीटा, दैट मींस दिस डायपोल एग्जीक्यूट एसएचएम। ये डायपोल क्या करेगा, एसएचएम को एग्जीक्यूट करेगा, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाएगा और रोटेट करेगा। किस एक्सिस के अबाउट, हमेशा सेंटर ऑफ मास। मैंने ये भी बताया था, क्योंकि फ्री टू रोटेट करेगा, घुमा के तुमने छोड़ दिया तो अपने आप ही क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये रोटेट करेगा किस टाइप से, ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस टाइप से रोटेट करेगा। समझ में आ रही बात, ये ऐसे 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 एसएचएम कर रहा है। अगर ये ऐसे एसएचएम कर रहा है तो किस एक्सिस से अबाउट करेगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास, उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में कोरोलरी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इफ द सिस्टम या इफ द बॉडी फ्री टू रोटेट देन इट ऑलवेज रोटेट अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो टाउ बराबर कितना, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, मतलब एसएचएम करेगा और एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट में m बाई के। लेकिन यहां पे मास नहीं, यहां पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये क्या नाम है,
आप क्या लगाते हैं, सिमिलरिटी लगाते हैं ना, कि हमारे लीनियर मोशन में और हमारे रोटेटरी मोशन में कैसे सिमिलरिटी होता है। जो काम v का वो ओमेगा का, जो काम फोर्स का वो किसका, टाउ का, जो काम m का वो आई का। m क्या है, हमारा इनर्सिया है, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, तो m के जगह पे i आ जाता है। तो m बाई के होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i बाई के, लेकिन k क्या होगा, थीटा का मल्टीप्लीकेशन। थीटा का मल्टीप्लीकेशन क्या है, p इंटू में e, मतलब i अपॉन में pe, मतलब t बराबर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट में i अपॉन में कितना हो जाएगा, pe। जहां पे e इलेक्ट्रिक फील्ड है, p डायपोल मोमेंट है, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है ना, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। लेकिन किस एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डायपोल विथ अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो नाच रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम निकालेंगे। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ गए हो तो ये फॉर्मूला अगर याद रख सके तो ये फॉर्मूला ही याद रखिएगा, नहीं तो ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है, क्योंकि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही सिर्फ है, इसका प्रूव है, डेरिवेशन नहीं है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं कि कैसे आया है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट में i बाई पीई। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं उस पर, फिर आपको बताता हूं इसका इंपॉर्टेंस, फिर आगे बातें चलेंगी छोटे छोटे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे रख लो डायपोल को। ये डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन इसका मास बेटा m है और इसका मास तुम्हारा 3m है। क्या जरूरी है मास सेम हो? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने ये जरूरी थोड़ी होता है कि चार्ज अगर सेम हो तो मास भी सेम होना चाहिए, नहीं, चार्ज मास अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए मास क्या दे रखा है, एक का m दे रखा है, एक का 3m दे रखा है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि अगर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसके अंदर, इसकी वैल्यू कितनी है, E नॉट है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट। तो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ डायपोल। डायपोल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अगर इसे ऑसिलेट कराया जाएगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू तुम्हारी होती है 2 पाई रूट में i बाई पीई, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसी को उल्टा हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई रूट में पीई अपॉन में i। आपने पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत कि फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी होती है, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई बाई टी, है ना। तो 2 पाई टी का डिवाइड मार देना, जैसे डिवाइड मारोगे 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास, जो बचेगा उसकी वैल्यू लिख देना। तो रूट में पीई बाई में आई आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, तो रूट में पीई बाई में आई। तो जो पूछे वो बताओ, उसमें कौन सी खास बात है ना। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या पता है, ई नॉट पता है, डायरेक्ट ई नॉट रखेंगे। पी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पी की वैल्यू अगर इनके बीच का सेपरेशन तुम्हें मैं दे दूं कि इनके बीच का सेपरेशन तुम्हारा दे रखा है एल, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बराबर तुम्हारा हो जाएगा क्यू इंटू में एल। तो पी तो तुम्हारे पास है, आई भी तुम्हारे पास है, तो तुम फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट बता सकते हो यहां से पी और ई। लेकिन आई आपको निकालना पड़ेगा, है ना। कैसे निकालना पड़ेगा, ध्यान से अगर आप देखें तो इस सिस्टम का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और अभी सर ने बताया कि हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट नाचेगा। तो ऐसा मत ले लीजिएगा कि इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, मिड पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालेंगे। अगर दोनों का मास सेम होता तब आप मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, क्योंकि अगर दोनों का मास सेम होता तो दोनों का सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पर पड़ता। लेकिन अगर एक का मास m है, एक का मास 3 है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास सेंटर में न पड़ गए, कहीं और पड़ेगा। ये क्वेश्चन की खूबसूरती है, मैं समझाना चाह रहा था, और कुछ नहीं आप निकाल ही लेंगे। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखा दूं कि कैसे आएगा, जो आप थोड़ा बहुत भूल चुके हैं रोटेशन मोशन में, फिर आगे बढ़ जाता हूं, इसी फॉर्मूले में तो रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा। मान लेते हैं यहां पे सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहां पर कितने डिस्टेंस पर, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर। तो ये कितना बचा बेटा, ये तुम्हारा l माइनस में x। तो एक बात मैंने बताया था कि अगर सेंटर ऑफ मास यहां है और दोनों
पार्टिकल का मास, अगर आपको मास का पोजीशन पता है आपको, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि m इंटू में x, m1 x1 बराबर m2 x2, है ना, सीखा होगा आपने। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3m, इंटू में कितना हो गया l माइनस x, m और m चला गया, ध्यान से देखो 3l हो गया, तो x बराबर कितना बना, x बराबर बना आपके पास 3l माइनस में कितना 3s, ये 4x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 3l/4। अच्छा x बराबर 3l/4 मतलब डिस्टेंस 3l/4, तो ये कितना बचा l/4, है ना, तो वो तुम्हारा बचा l/4। तो दूसरे वाले का कितना हो गया l माइनस एक्स बराबर हो गया l/4, l में से 3l/4 घटाएंगे तो l/4 आ जाएगा। तो ये l/4, ये 3l/4। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ऐसे नाचेगा, ऐसे नहीं नाचेगा, ऐसे नाचेगा, इस एक्सिस के अबाउट नाचेगा, इसे उल्टा दो, ऐसे ऐसे नाचेगा, है ना, जैसे भी ये रोटेट करेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, सब चीज पता है, इसका मास पता है, इसका डिस्टेंस पता है, इसका मास पता है, इसका डिस्टेंस पता है, निकाल डालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे आई बराबर क्या रखोगे बेटा 3m रखेंगे, और l/4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस इसका क्या लिखेंगे m इंटू लिखेंगे 3l/4 का होल स्क्वायर। ये बेटा आपके पास क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, p की वैल्यू q इंटू एल है, उठा के इसी फॉर्मूले में रखो। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे, टाइम पीरियड पूछे तो उसमें रखो, ओमेगा पूछे तो उसमें रखो। कौन सी खास बात है यार, सब चीज बता सकते हैं बता सकते हैं ना। चलो जल्दी से सॉल्व करो, फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो 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 चलो। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ई नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव Q माइनस Q, ये सेपरेशन इनका L ले लो, और ये एंगल बना रहा है इनिशियली 37 डिग्री। ठीक, तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, इफ वी रिलीज्ड द सिस्टम then find out angular acceleration just after released। मतलब इनिशियल में ये 37 पे ऐसे रख के पकड़ा हुआ है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या करेगा, उसको घुमाएगा, है ना। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण क्या आएगा एंगुलर एक्सेलेरेशन। जैसे फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन आता था लीनियर एक्सेलेरेशन, वैसे टॉर्क के कारण क्या आएगा एंगुलर एक्सेलेरेशन। वही पूछ रहा है कि अगर जैसे ही छोड़ दोगे तो एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, जैसे ही छोड़ेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। दोनों का मास सेम ले लोगे चार्ज के, चलो दोनों का मास सेम ले लो, इसका भी मास और इसका भी मास सेम इस बार ले लो, सेम ले लोगे, इसका मतलब सेंटर मास एकदम सेंटर पे पड़ेगा, है ना। अब मैं लगाता हूं, तो उस पर टॉर्क लगने वाला कितना है, टॉर्क लगने वाला टाउ बराबर कितना होता है PE sin थीटा, लेकिन टाउ बराबर जो टॉर्क लगेगा वो आई अल्फा के बराबर होगा। जैसे F बराबर m इंटू ए, m का काम कौन पूरा करेगा आई, ए का काम अल्फा, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया PE sin थीटा, और अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर आपके पास हो गया PE sin थीटा बाई में आई। थीटा पता है 37 डिग्री, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, P पता है, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q इंटू में L, I पता करना है। अगर I निकाल पाए तो मजा आ जाएगा, इसलिए मैंने दोनों का मास सेम रख दिया कि आसानी से आ जाए। कहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच, मतलब इस मास का डिस्टेंस कितना L/2, इस मास का डिस्टेंस कितना L/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं बगल में निकाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बगल में निकालोगे तो I बराबर कितना आ जाएगा m इंटू L/2 mr स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का m इंटू L/2 दूसरे वाले का
आई बराबर कितना हो गया ml² 2। सही है, ml² 2। तो अल्फा बराबर आपके पास कितना आ गया, अल्फा बराबर बेटा Q इंटू में L, P की वैल्यू। सही है, Q इंटू में L, साइन में 37 डिग्री और इंटू में E0 इलेक्ट्रिक फील्ड, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आ गई ml² बाई में कितना 2। बहुत अच्छे से देखो, तो सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, अल्फा बराबर देखो साइन 37 3/5 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना आ गया 6/5 है ना, 6/5। एक एल ने एक एल को मार दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई Q इंटू E0, Q इंटू में E0 अपॉन में M इंटू में L। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस डायपोल पर, फिर आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बदलते हैं। 53 डिग्री बेटा रिड्यूस किया गया इनिशियली, है ना। अब क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं। ठीक, चलो मैं समझा देता हूं। अभी तो आपको पता चला टॉर्क लगेगा, घूमेगा, किधर घूमेगा उधर, मतलब ये कैसे आएगा, ये ऐसे सीधा हो जाएगा। तो जैसे ही सीधा होगा इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी टॉर्क के कारण, तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी। जब ये सीधा हो जाएगा एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, है ना, वही एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी of dipole when at instant थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 मतलब जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब। कैसे लगाएंगे एंगुलर वेलोसिटी, कुछ याद करो। अगर पहले का लेक्चर आपने देखा हो तो मैंने आपको एक चीज, आपको ट्रिक दिया था बेटा, जब भी वेलोसिटी आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो भाई ये रोटेट कर रहा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो नॉट बिग डील। यहां भी क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां भी लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि खाली और खाली कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन पे। अच्छा, ये इनिशियल पोजीशन क्या होगा, जब छोड़ा गया मतलब 53 डिग्री पे, है ना। और जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, तब क्या होगा, ये फाइनल पोजीशन हमारा क्या है, जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज होगी, ये चीज होगी। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आगे लगाइएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैं तुमको और बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियली 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, सिर्फ रोटेट कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको। पोटेंशियल एनर्जी में आगे पढ़ाऊंगा अभी। माइनस में कितना होता है, पी ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, ये थीटा होता है। तो P पता है, E पता है, cos थीटा 53 पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे, इनिशियल में कितना 53 डिग्री, और फाइनल में कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0। तो यहां क्या रखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो सब रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू आएगी। लेकिन एक बात याद रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं मास दोनों का सेम ले रहा हूं तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एकदम बीचों बीच आएगा। लेकिन अब मास अलग हो जाएगा, तो पहले आप सेंटर ऑफ मास पता करेंगे कहां पर है, कितने कितने डिस्टेंस पर दोनों पार्टिकल्स पड़ेंगे, m1 x1 प्लस बराबर m2 x2 से। उसके बाद आई निकालेंगे, तब सॉल्व करेंगे।
ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसे नहीं कि सीधा कि अगर इसका मास अलग अलग दिया है तो सेंटर पे लेके सॉल्व कर दिया, आंसर गलत आ जाएगा, है ना। यही बच्चे गलत करते हैं। तो ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वर्कडन की बात करते हैं कि अगर किसी डायपोल को आप घुमा रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको कितना वर्कडन करना पड़ेगा। आप कब वर्कडन करेंगे, जब आप फील्ड के अगेंस्ट घुमाएंगे। अब अगर कोई डायपोल रखा हुआ है तो डायपोल तो ऐसे घुमाना चाह रहा है, लेकिन अगर किसी डायपोल को आप जबरदस्ती फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, उसका वर्क अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क हम निकालना चाह रहे हैं कि वर्क डन ऑन दी डायपोल बाय एक्सटर्नल सोर्स, हमारे द्वारा कितना वर्क डन होगा जब हम इस डायपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घुमा देंगे। तो θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घुमाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब कि कोई हमारा डायपोल इस टाइप से रखा गया है, इस डायपोल की डायपोल मोमेंट कितना ले लिया मैंने P, और ये एंगल कितना है आपका θ1, है ना। इस डायपोल को घुमा के कितना एंगल पे कर देना है θ2, मतलब ये एंगल आपका कितना हो गया θ2, पूरा हॉरिजॉन्टल से θ2, है ना। तो θ1 से लेके θ2 तक घुमाने में किया गया वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां चीजें क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वर्क डन देखो, मैं तुमको फिर से फॉर्मूला बताता हूं। वर्क डन बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है। तो लेकिन जब चीजें रोटेट करती है तो वहां वर्क डन कैसे निकालते हैं, जो काम फोर्स का वो टॉर्क का, जो काम डिस्प्लेसमेंट का वो काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन रोटेटरी एंगल वर्क डन कितना आ जाएगा, रोटेशन ऑफ वर्क डन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, वेयर डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाउ इज द टॉर्क, है ना। और उसके बाद दोनों के बीच का डायरेक्शन देखेंगे, अगर सेम होगा तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा तो पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगी। अगर अपोजिट होगा दोनों का डायरेक्शन तो निगेटिव आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है ना। चलो अब इसी को हम यूज करते हैं। दूसरी चीज कि अब अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं θ1 से θ2 तक घुमा रहा हूं किसी टॉर्क को, धीरे धीरे आराम से घुमाना है, धीरे धीरे, मतलब इस तरीके से घुमाना है कि नेट टॉर्क हमारे डायपोल पे क्या लगे, 0। वही केस जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा था। मतलब मुझे वर्क करना है और इस तरीके से करना है कि अगेंस्ट में वर्क करना है और धीरे धीरे वर्क करना है। इसका मतलब मैं उतना ही टॉर्क लगाऊंगा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉर्क लगा रहा है, मतलब PE sin थीटा। मतलब मेरा एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, मेरा एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू होगी, एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, PE sin में थीटा। हाँ वो बात अलग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉर्क किधर होगी, अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ घुमाएगा, डायरेक्शन अंदर होगा। मेरा डायरेक्शन किधर होगा, मैं ऐसे घुमाऊंगा, उल्टा घुमाऊंगा तो डायरेक्शन मेरा किधर होगा, बाहर। अब सोच के देखो, मैं अगर ऐसे घुमा रहा हूं, इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी मैं ऐसा ही कर रहा हूं और घुमा भी मैं ऐसे ही रहा हूं, तो टाउ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन किधर हो गया, बाहर की तरफ। अगर दोनों का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल 0 हो गया, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन एक चक्कर है। चक्कर क्या है कि अलग अलग थीटा पे अलग अलग टॉर्क होगा, इसलिए वे वेरिएबल टॉर्क होगा। और अगर वेरिएबल टॉर्क है तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाउ डॉट डी थीटा, और इसकी वैल्यू सीधा सीधा टाउ डी थीटा लिखा जा सकता है। हम जानते हैं ये क्या है, एक्सटर्नल है, ये भी क्या है, वर्क डन एक्सटर्नल है। तो टोटल वर्क डन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू रख दो बेटा, PE sin थीटा डी थीटा, θ1 से लेके θ2 तक। PE कांस्टेंट बाहर है, बाहर निकाल दो उसको, सोचना नहीं है इसमें। W बराबर कितना, PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से लेके θ2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू P इंटू E इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस थीटा, सॉरी अब लिमिट लगा दो ना, लिमिट माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर दिए तो फिर दोबारा थोड़ी ना इंटीग्रेशन निशान लगाओगे।
तो कितना हो जाएगा θ1 से लेके कितना हो जाएगा θ2। अब बहुत अच्छे से देखो तो माइनस बाहर निकाल दो और लिमिट रख दो। माइनस बाहर निकाल लो, लिमिट रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इज इक्वल टू कितना p इंटू में e, और यहां हो जाएगा cos में θ2 माइनस में cos में θ1। सही है। अब माइनस पी अंदर कर दो या खाली माइनस अंदर कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, p इंटू में e और cos θ1 माइनस में कितना आ गया cos θ2। इसका मतलब ये कि अगर किसी डायपोल पर हम वर्क डन करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, W बराबर PE, θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं तो cos θ1 माइनस cos θ2। अल्फा से बीटा घुमा रहे हैं तो cos अल्फा माइनस cos बीटा। अगर φ1 से φ2 घुमा रहे हैं तो cos φ1 माइनस cos φ2। मतलब ये टर्म आपको, ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला भी याद रखना है, कैसे प्रूव करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहा जा रहा है, क्या लगा रहे हैं। समझ में आ रही बात। ये चीजें नोट करें, स्क्रीन पॉज करके मैं इसके आगे वाला वर्जन बताता हूं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्क डन ऑन डायपोल बाय एक्सटर्नल सोर्स टू रोटेट फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा एंगल। मतलब 0 डिग्री से थीटा एंगल घुमाना है। 0 डिग्री से थीटा एंगल घुमाने का क्या मतलब, 0 डिग्री मतलब स्टेबल, तो इसका मतलब फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू थीटा एंगल, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू थीटा एंगल तक घुमाना है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये कि डायपोल ऐसे रखा हुआ है, आप ये स्टेबल है, इसको ऐसे घुमा देना है, कितना एंगल, थीटा एंगल घुमा देना है। अगर थीटा एंगल घुमा देना है तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि घुमाने में तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी, θ1 बराबर इनिशियली कहां था 0 डिग्री पर, θ1 0 डिग्री, θ2 0 डिग्री। ध्यान से अगर तुम देखो तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा PE cos में 0 माइनस में cos में थीटा, W बराबर PE 1 माइनस में cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू एंगल थीटा। समझ आ रही बात। बस फॉर्मूले में रखते चले जाना है, आंसर आता चला जाएगा। अब तुमसे ऐसे पूछेगा, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में घुमाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्टेबल मतलब 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री, मतलब स्टेबल 0 से 180 डिग्री घुमाने में। मतलब ऐसे रखा हुआ है, इसको उठा के कैसे रख देना है, उसको उठा के ऐसे रख देना है, उल्टा कर देना है, पूरा घुमा देना है, ऐसा पूरा घुमा देना है। तो ऐसे पूरा घुमा देना, इसका मतलब θ1 इनिशियली 0 डिग्री और θ2 फाइनल एंगल कितना कर देना है 180 डिग्री। मतलब W की वैल्यू कितनी हो जानी है, W बराबर हो जानी है PE cos में कितना 0 माइनस में cos में कितना 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर कितना 2PE। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर किसी डायपोल को हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा एंगल तक घुमाया जाएगा तो कितना वैल्यू आएगी, तो W बराबर कितना आ जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। लेकिन अगर किसी डायपोल को अगर घुमाया जाए स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा 2PE। अगर किसी डायपोल को घुमाया जाए θ1 से θ2 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा PE 1 माइनस cos θ1, सॉरी PE cos θ1 माइनस में cos θ2। अच्छा ध्यान से अगर आप देखें तो एक चीज और भूल रहे हैं हम, वो लास्ट टॉपिक हमारा है, इसे नोट कर लीजिएगा आराम से, है ना। जो चीज समझ में ना आए उसे रिवर्स करके देख लिया करिए। थोड़ा तो तेज बोलना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है ना। लेकिन मैं आराम आराम से समझा रहा हूं, कोई खास बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, लास्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है भाई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना चाहिए। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे, है ना। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है हमको, कैसे समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आएगा या नहीं आएगा। जैसे चार्ज में आया था, करते क्या थे हम, किसी
चार्ज पार्टिकल या अगेंस्ट में वर्क करते थे, सिस्टम पे क्या करते थे, अगेंस्ट में वर्क करते थे। तो जो वर्क हम करते थे वो वर्क किसमें स्टोर हो जाता था, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही काम यहां करना है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा किसी भी डायपोल को θ1 से θ2 एंगल तक घुमाया जाता है। अगर किसी भी डायपोल को θ1 से θ2 एंगल तक घुमाया जाता है, मैं दिखा देता हूं, ये एंगल हमारा क्या था, ये एंगल बेटा था θ1 और ये एंगल क्या था, ये एंगल था θ2। तो ये θ1 एंगल था और ये θ2 एंगल था। ये तो तय है, यहां पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहां पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो θ1 एंगल पे मैं बोलता हूं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है uθ1 और θ2 पर कितना है पोटेंशियल एनर्जी uθ2। क्लियर, इतना मानते हैं कि θ1 पे एंगल एनर्जी कितनी uθ1, ये पक्का है क्योंकि एनर्जी तो होगी तो uθ1 मान लिया मैंने। और θ2 पे कितना uθ2 ये है। लेकिन हमें ये तो पता है ना, हमें ये तो पता है ना कि जब हम θ1 से लेकर θ2 तक अगर हम घुमाते हैं तो एक्सटर्नल वगड़न कितना होता है, एक्सटर्नल वगड़न होता है भाई साहब इज इक्वल टू कितना, Pe cos θ1 माइनस में कितना cos θ2। ये हमने निकाला अभी कि वगड़न एक्सटर्नल, वो भी अगेंस्ट में वगड़न कर रहे थे बाय द एक्सटर्नल सोर्स स्लोली ताकि धीरे धीरे वो घूमे। तो Pe cos θ1 माइनस cos θ2, तो ये है क्या बेसिकली, दिस वर्कडन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कुछ है और यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो हमने वर्क किया वो वर्क गया कहां, वो इसी के पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में चला गया, मतलब इसी के पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो अगर इसी के पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई uθ1। तो डेल्टा यू बराबर कितना, uθ1 माइनस में कितना uθ2, फाइनल माइनस इनिशियल, uθ1 इज इक्वल टू, खोल दो इसको, Pe cos θ1 माइनस में Pe cos में θ2। सही है, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी हमें डिफाइंड करना है तो किसी पर्टिकुलर एंगल में हमें जीरो मानना पड़ेगा। ये तो हमने सीखा है कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, हमेशा क्या निकालते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड करना है तो किसी एक जगह जीरो मानना पड़ेगा, है ना। किसी पार्टिकल के केस में कहां मानते थे, इनफाइनाइट पे जीरो मानते हैं। तो इनफाइनाइट पे जीरो मानते, जब वहां से लेके आते किसी पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पोजीशन पर, तो हम बोलते हैं कि वो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। भाई उस सिस्टम का पोटेंशियल तब है जब वहां जीरो माना है, नहीं तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी होता था, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकलता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट पे जीरो मानोगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से किसी एंगल पे हमें पोटेंशियल जीरो मानना पड़ेगा, है ना। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एंगल पे जीरो मान लो, मतलब मान लो θ2 पे जीरो मान लो, है ना, θ2 पर जीरो मान लो θ2 बराबर, θ2 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो ये जीरो मान लेंगे तो खाली ओनली वन क्या आएगा, uθ1 किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ जाएगा, है ना। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ये लग रहा है और इसका पोटेंशियल एनर्जी ये लग रहा है, क्योंकि एक साइड ये माइनस हो रहा है और एक साइड ये दोनों भी माइनस हो रहे हैं। और अगर ये θ1 है तो ये θ1 का फंक्शन दिख रहा है और ये θ2 है तो ये θ2 का फंक्शन लग रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये जीरो होगा तो इसके साथ साथ ये जीरो भी होना चाहिए, गायब होना चाहिए, क्योंकि ये इसका फंक्शन है तो ये इसका गायब होना चाहिए। और अगर ये गायब होना चाहिए, बताओ ये गायब कब होगा, जब θ बराबर 90 हो। θ बराबर 90 तभी ना पूरा जीरो हो सकता है। तो θ बराबर 90 होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। और θ बराबर 90 ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब कितने एंगल पर हम मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कितने एंगल पे। ऐसा लग रहा है कि ये जो θ1 है और ये जो फंक्शन θ1 है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है ये जो θ2 है और यहाँ पे जो θ2 फंक्शन आ रहा है इसमें ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जीरो कब होगा, जब ये पूरा जीरो हो जाए भाई, ये पूरा जीरो हो जाएगा तब। और पूरा जीरो कब हो जाए, θ2 बराबर 90 डिग्री, मतलब फाइनल एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे मतलब डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब मानते हैं, जब वो 90 डिग्री,
ये माइनस ऊपर प्लस, है ना, जब थीटा 2 बराबर 90 और थीटा 1 पे हमने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे डिफाइन कर दिया, और थीटा 1 बराबर क्या लिख दिया मैंने, थीटा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस में u पर्टिकुलर एंगल पे, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, पीई कॉस में थीटा माइनस में 0। ध्यान से अगर तुम देखो पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस में पीई कॉस थीटा। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी इधर स्केलर क्वांटिटी, अब बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो माइनस पीई कॉस थीटा, एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरा वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन के साथ कॉस भी आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, माइनस में पी डॉट ई वेक्टर। तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में p डॉट e वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द p वेक्टर एंड e वेक्टर। ये चीज क्लियर। अच्छा, अब अगर आपसे मैं पूछूं बताओ पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में काउंट कर सकते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे दो डायरेक्शन बताएगा नहीं, है ना। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, और अगर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 तो 1 जब यहां रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो u बराबर माइनस में आएगा। लेकिन जब कॉस की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो यहां आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जैसे ही प्लस होगा तो u की वैल्यू प्लस में p आ जाएगा। मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, p इंटू में e, है ना। कब, जब इसकी वैल्यू -1, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री पर, क्योंकि जब 180 डिग्री तभी -1 आएगा। मतलब जब वो क्या होगा, जब कोई भी डायपोल एंटी पैरेलल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की मिनिमम अगर मैं बात करूं तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब ये माइनस में आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, मतलब माइनस में पीई। अब अगर तुम ध्यान से, ये कब आएगा, ये जब थीटा बराबर 0, मतलब व्हेन द एंगल बिटवीन द डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मींस दोनों पैरेलल हैं, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगा। आना भी चाहिए, हाँ आना भी चाहिए, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आना भी चाहिए, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहलाता है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहलाता है जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहलाता है जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, समझ आ रही बात। अच्छा, थीटा बराबर 90, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी 0 हो जाएगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक लाई करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज लाई बिटवीन माइनस में पीई से लेकर किसके बीच में, पीई के बीच में, मतलब माइनस पी और प्लस पी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका ये लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पूरा खत्म हो गया। अब आगे लेक्चर चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, है ना। तो अब थोड़े से एक दो दिन बाद आपके वीडियो लेक्चर्स क्या होंगे, अपलोड होंगे। ये पूरा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पूरा खत्म कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम पे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का गॉस थ्योरम। पढ़ते रहें, सेफ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।